So good morning, students. See, we were discussing the Westergaard equations. Okay, we were discussing about the stresses, how stresses develop, कैसे stress develop होता है तुम लोग के rigid pavement में. Okay, so before going to the rigid pavement design, we must have idea about these stresses. Okay, so we said that tell me how stress develops in a rigid pavement. Here, rigid pavement means what? We have to design the slab. Okay, what should be the Yes, length, ma'am. what should be the breadth, what should be the height, okay, what should be the spacing of the joints, what should be we have to design the tie bar, dowel bars, everything. Okay, now tell me what are the causes of the stresses, how stresses develop in a rigid pavement. कहाँ कहाँ से, किस किस रीजन से तुम्हारा स्ट्रेस डेवलप होता है पेवमेंट में, रिजिड पेवमेंट में? हम कल ही बोले थे. बोलो. अपर और बॉटम, नीचे और ऊपर वाला. वो तो कहाँ पे होता है, वो हो गया अपर एंड बॉटम. गुड आंसर. वहां पे स्ट्रेस होता है, लेकिन किस वजह से स्ट्रेस होता है ये बोलो. इंटीरियर लोडिंग. लोडिंग, राइट. एक होता है तुम्हारा, हम बोले थे ड्यू टू लोड, ये जैसा बोल रहे थे. स्ट्रेस यहाँ पे जनरली किस किस वजह से आता है, देखो. ये वाला देखो, स्ट्रेस एनालिसिस कैसे आता है, दो वे से आता है. ठीक है, एक है तुम्हारा व्हील लोड की वजह से, जो है जिसका 3 टू क्रिटिकल पॉइंट है, क्या? इंटीरियर एज कॉर्नर. एंड द इक्वेशन दैट वी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेसेस ड्यू टू व्हील लोड इज वेस्टरगार्ड इक्वेशंस. ओके, वेस्टरगार्ड इक्वेशन को हम यूज करके ये स्ट्रेसेस डेवलप मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन. हमको दिखाना है कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या क्या स्ट्रेस डेवलप होता है. ठीक है, तो हम बोले थे कि एक होता है ड्यूरेनल वेरिएशन, ठीक है, और एक होता है सीजनल वेरिएशन. ड्यूरेनल मतलब कि ड्यूरिंग डे में क्या स्ट्रेस डेवलप होता है और ड्यूरिंग नाइट में क्या स्ट्रेस डेवलप होता है एक स्लैब में, कॉन्क्रीट स्लैब में. ठीक है, पेवमेंट स्लैब में. वेरएस फ्रिक्शन क्या होता है? सीजनल वेरिएशन. मतलब कि इसमें क्या होता है, इन दिस केस वी हैव टू कंसीडर द टेम्परेचर वेरिएशन विद इन द स्लैब इटसेल्फ. मतलब कि टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, ठीक है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ विच जो स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज द वार्पिंग स्ट्रेस. ओके, दैट इज द वार्पिंग स्ट्रेस. यस मैम. वेरएज सीजनल क्या है? एक है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, खुद का स्लैब का खुद का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके बीच में अगर जो डिफरेंस होता है, टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो स्लैब के ऊपर स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज द फ्रिक्शनल स्ट्रेस. ये क्लियर है? दिस इज व्हाट, ये है इंटरनल डिफरेंस हो जाएगा, और ये फ्रिक्शनल क्या होगा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा एक्सटर्नल और खुद स्लैब का इटसेल्फ. ओके, मतलब कि तुम्हारा हेड और टो के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से जो आएगा यहाँ पे स्ट्रेस, उसको बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस. और तुम्हारा फुल बॉडी का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस की वजह, हाँ, उसको डिफरेंस की वजह से जो स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल स्ट्रेस. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल. ठीक है, अब आता है कि तुम्हारा व्हाट आर दिस वार्पिंग स्ट्रेस एंड कर्लिंग स्ट्रेस. नाउ बिफोर गोइंग इनटू दिस टॉपिक वी विल सी, ये वाला तो हम लोग कैलकुलेट कर दिए. ठीक है, कि इंटीरियर लोडिंग, एक्सटीरियर लोड, एज लोडिंग, कॉर्नर लोडिंग का कैलकुलेशन में फॉर्मूला पुट करके मतलब कितना वैल्यू आएगा, कितना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है, लेकिन नाउ वी हैव टू सी द कैटेगरी, मतलब कि इसका नेचर क्या है, ये कंप्रेसिव है ना कि टेंसाइल है. ठीक है, तो वो वाला चेक करना है. तो उसके लिए क्या करना है, सी these are the stresses. okay, these are the Westergaard equations. हम बोले थे देखो, इंटीरियर का ये है, एक्सटीरियर का, एज का ये है, कॉर्नर का ये है. आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू इट यस्टरडेज क्लास आल्सो, राइट? और Yes, ma'am. अब आता है इसका नेचर, कि ये कंप्रेसिव है ना कि तुम्हारा
क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये सपोज स्लैब है, ओके, सपोज दिस इज द स्लैब, मतलब कि तुम्हारा व्हील इस तरफ जा रहा है, गाड़ी इस तरफ जा रहा है, तुम साइड व्यू से देख रहे हो, साइड से रास्ते को काट के देख रहे हो, और ये एक स्लैब दिखाई दे रहा है कंक्रीट का, जो पेवमेंट का टॉप सरफेस स्लैब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो व्हील लोड आ रहा है, इट मे बी एट द एज और इट मे बी एट द इंटीरियर पोजिशन, ये दो पॉइंट है, ठीक है, ये है दो क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है, एक एज या इंटीरियर कंडीशन का ऐसा होगा, ठीक है, और कॉर्नर में ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है। अब देखो एज और इंटीरियर में जब तुम्हारा व्हील लोड आता है तो स्लैब कैसा होता है, ये इसको बोलते हैं क्या, हॉगिंग और सैगिंग, इसको क्या बोलते हैं, लोड की वजह से ये नीचे की तरफ बेंड हो जा रहा है, तो ये वाला क्या बोलते हैं, हॉगिंग है ना सैगिंग, सैगिंग। सैगिंग है, राइट। तो देख, तो हम लोग को पता है जब सैगिंग होता है तो क्या होता है, टॉप लेयर में क्या हो जा रहा है, देखो टॉप लेयर में कंप्रेशन हो रहा है, ठीक Yes, है, ma'am. और बॉटम में क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा ड्यू टू व्हील लोड एट द एज एंड इंटीरियर, टॉप में क्या होगा, स्लैब में टॉप में कंप्रेशन हो जाएगा और बॉटम में टेंशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द नेचर ऑफ द Yes, ma'am. तुम्हारा वो, इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है। कंप्रेशन को हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस पकड़ेंगे और टेंशन को हम लोग नेगेटिव स्ट्रेस पकड़ेंगे, ओके। तो अब देखो ये वाला क्या है, एट द कॉर्नर, जैसे जैसे ये व्हील इस तरफ कॉर्नर की तरफ जा रहा है, देखो इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, दिस इज हॉगिंग। तो हॉगिंग होने से क्या हो रहा है, ये खींच इस तरफ टान पड़ रहा है, राइट, दैट इज व्हाट टेंशन। और इस तरफ क्या हो जा रहा है, नीचे की तरफ कंप्रेशन हो जा रहा है। सो इन द केस ऑफ कॉर्नर लोडिंग, टॉप लेयर में हो जाएगा तुम्हारा टेंशन और बॉटम में हो जाएगा कंप्रेशन, क्लियर। इसीलिए देखो इसको टीज को हम लोग, टेंशन को हम लोग नेगेटिव पढ़ते, क्यों, बिकॉज कंक्रीट इज गुड इन टेंशन और कंप्रेशन, बोलो, कंक्रीट इज बैड इन Compression. कंप्रेशन, गुड इन कंप्रेशन, ठीक है, मतलब बैड इन टेंशन। अगर टेंशन आएगा तो वहां पे जल्दी क्रैक डेवलप हो जाएगा, लेकिन कंप्रेशन होने से वो टैकल कर लेगा, ठीक है, लेकिन टेंशन को Yes, ma'am. टैकल नहीं करते, यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। इसलिए देखो टेंशन को हम रेड कलर से किए है, इसको हम लोग मतलब ये अच्छा नहीं है, ओके। तो ये वाला थोड़ा याद रखना है, ओके। तो ये वाला टी जो भी है, व्हेन वी विल डू द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो तीनों स्ट्रेस है तुम्हारा, लोडिंग ड्यू स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, उसमें तुम्हारा एज इंटीरियर कॉर्नर तो आएगा ही है, और क्या क्या तुम्हारा स्ट्रेस ड्यू टू मतलब वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस, तीन ठो है, देखो लोडिंग स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ये तीनों स्ट्रेस का हमको कॉम्बिनेशन देखना है कि क्रिटिकल कब होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब डेवलप होता है, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन विल बी क्रिटिकल, ठीक है। ये तब हम लोग को ये कंप्रेशन कौन सा है, टेंशन कौन सा है, टॉप लेयर में कंप्रेशन है या बॉटम लेयर में टेंशन है, ये देखना पड़ेगा। इसलिए ये थोड़ा अभी अपने माइंड में रख लो, ठीक है, इजी है ये वाला, तो इजी है आई थिंक, ओके। नाउ लेट अस गो टू दी तुम्हारा स्ट्रेसेस इन द क्या बोलते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, ओके। सी टेम्परेचर स्ट्रेस हम बोले थे दो तरीके का होगा, एक होगा डेली वेरिएशन, ठीक है, और दूसरा क्या है, देखो डेली वेरिएशन रिजल्टिंग इन अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द स्लैब। थिकनेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्लैब का टॉप और बॉटम लेयर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, इसलिए थिकनेस बोल रहे हैं, टॉप और बॉटम, ठीक है। तो एंड इट डिपेंड्स अपॉन, ये किसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेनल वेरिएशन या ड्यूरेनल चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको कल डेली वेरिएशन बोलते हैं। वेयर सीजनल हम बोले थे रिजल्टिंग इन द ओवरऑल चेंज इन द स्लैब टेम्परेचर, मतलब होल, यहाँ पे टॉप बॉटम कुछ नहीं, हम बोलेंगे एज अ होल स्लैब का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा, वेरिएशन होगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस है दैट इज फ्रिक्शनल स्ट्रेस। नाउ लेट अस गो टू द वार्पिंग स्ट्रेस। डेली टेम्परेचर वेरिएशन ये समझ में आया, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेयर, स्लैब थिकनेस ऑफ टी, ठीक है, बोल दिया, ओके। अब ड्यूरिंग डे में क्या कंडीशन आता है, वार्पिंग स्ट्रेस कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, जो बोलते हैं कंप्रेशन कहाँ पे होगा, टेंशन कहाँ पे होगा, ओके। अब देखो टॉप है ये वाला, स्लैब को फिर से हम लोग देख रहे हैं साइड व्यू से, सपोज ये देख रहे हैं साइड व्यू से देख रहे हैं, ओके। ये टॉप है, ये बॉटम है, टॉप का टेम्परेचर सपोज T1 है, बॉटम का टेम्परेचर सपोज T2 है, ओके। तो ड्यूरिंग डे टॉप का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा गर्म होगा ना ठंडा होगा कंपेयर टू द बॉटम,
डे गर्म में होगा। गर्म होगा, राइट। मतलब टेम्परेचर विल बी हायर एट द टॉप कंपेयर टू द टेम्परेचर एट द बॉटम। तो देखो T1 ग्रेटर देन T2, ये क्लियर है ना। वैसे ही यस ड्यूरिंग मैम। नाइट में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ठंडा चिलिंग है, ऊपर चिल है, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी अपना टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर एट दिस टॉप लेयर विल बी लेसर कंपेयर टू द टेम्परेचर एट द बॉटम लेयर। सो T1 लेस देन T2। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब देखो क्या होता है, तो इसकी वजह से देखो हम लोग पता है व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर, मतलब टेम्परेचर डे में क्या होता है, डे में थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होता है, राइट, हीट होता है, राइट। जैसे एकदम मिड डे में अगर देखोगे तो पूरा हीट होता है, हीट होने से क्या होता है, ये स्लैब इट विल टेंड टू एक्सपैंड, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरफ एक्सपैंड करने का कोशिश करेगा और ये स्लैब इस तरफ एक्सपैंड करने का कोशिश करेगा। दे विल ट्राई टू, इट विल ट्राई टू एक्सपैंड आउटवर्ड की तरफ, राइट, बिकॉज टेम्परेचर राइज होने से कोई भी मेटल हो या जो भी है क्या हो जाए, इट ट्राइज टू एक्सपैंड, राइट। तो देखो ये एक्सपैंड हो रहा है, देखो दोनों तरफ से एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन कौन सा जल्दी जल्दी एक्सपेंशन होगा, टॉप इन डे टाइम, टॉप ना बॉटम, बॉटम। बॉटम जल्दी से एक्सपैंड होगा, क्यों? ना मैम, टॉप होगा। टॉप होगा ना, क्योंकि टॉप का टेम्परेचर ज्यादा डे। है। देखो डे में क्या हो रहा है, टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर, तो यस जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा, राइट। तो देखो ये वाला थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड किया और ये वाला थोड़ा लेस एक्सपैंड, मतलब दोनों ही एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ऊपर का थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड करेगा, ठीक है, और इसका ऐसा एक्सपैंड करेगा बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी। देखो ऊपर का ज्यादा एक्सपेंशन, ये थोड़ा कम एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा, इट विल ट्राई टू बेंड अपवर्ड, ऐसे अप की तरफ, मतलब हॉगिंग की तरफ की जैसा होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इट ट्राई टू बेंड अप, राइट। इसको बोलते हैं क्या, यस मैम। ये ऊपर की तरफ ऐसा हॉप हॉप मतलब सैगिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये बेंडिंग मतलब या कर्ल किस तरफ जा रहा है, कर्ल इट इज नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, राइट। सो ये क्या है, देखो ये वाला स्लैब नीचे की तरफ ऐसे बेंड होने की तरफ कोशिश कर रहा है। so, इसको बोलते हैं वर्क डाउन कंडीशन। जैसे कोई एक प्लेट था, ठीक है, और उसको कढ़ाई को उल्टा कर दो, कढ़ाई है, कढ़ाई को उल्टा कर दो तो क्या बोलोगे, दैट इज वर्क डाउन कंडीशन, क्योंकि सब नीचे की तरफ जाने का टेंडेंसी कर रहा है, ओके ओके। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो देखो नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला कंडीशन आएगा, मतलब ऐसा अगर कंडीशन है तो इसको बोलते हैं वर्क डाउन, ठीक है, इसको ये वर्क डाउन है। तो वर्क डाउन जब होगा तो स्लैब का ऊपर की तरफ क्या हो जा रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है, मतलब एक्सटर्नली क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन, कि ऊपर की तरफ टेंशन होने का कोशिश करेगा, क्योंकि हम जानते हैं हॉगिंग कंडीशन में क्या हो जाता है, हॉगिंग कंडीशन में ऊपर में टेंशन होता है और नीचे कंप्रेशन होता है, राइट। बट दिस इज क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल इफेक्ट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन होने का कोशिश करेगा। लेकिन कभी भी तुम लोग स्लैब जब देखोगे या रिजिड पेमेंट जब देखोगे तो क्या ऐसा ऐसा होता है, ऐसा पूरा एकदम हॉप होके बैठा होता है, हॉग होके बैठा रहता है स्लैब्स, नहीं ना, पूरा प्लेन रहता है, क्यों, यस मैम। बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट। अब ये सेल्फ वेट की वजह से क्या करेगा, इसको नीचे टानने का कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब अपना पोजीशन में लाने का कोशिश करेगा। तो एक्सटर्नली क्या हो रहा है, ऊपर टेंशन लाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट इसको रेजिस्ट करेगा। तो ऊपर टेंशन है तो इंटरनली क्या हो रहा है, टॉप लेयर में इंटरनली क्या लाने का कोशिश करेगा, जिससे ये अपना प्रीवियस पोजीशन में आ जाए। ऊपर टेंशन है, एक्सटर्नल तुमको टेंशन दे रहा है, बहुत टेंशन तुमको खींच रहा है, लेकिन यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट, तो तुमको क्या फोर्स देना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स, राइट। सो इंटरनली एक्सटर्नली बाहर टेंशन लाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ इज सेल्फ वेट ये कंप्रेसिव फोर्स जनरेट कर रहा है इसको रेजिस्ट करने के लिए। वैसे ही नीचे क्या हो रहा है, एक्सटर्नली कंप्रेसिव फोर्स लाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये टेंशन से इसको अपना जगह पर लाने का कोशिश कर रहा है, मतलब जो भी कंप्रेशन होगा उसको अपोजिट में रिएक्शन दे रहा है, विच इज टेंशन। दिस इज क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला एक्सटर्नल है, ठीक है, ये वाला एक्सटर्नल स्ट्रेस है तुम्हारा टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर एक्सटर्नल स्ट्रेसेस क्या आ रहा है, टॉप में टेंशन, नीचे कंप्रेशन, बट इंटरनली स्लैब के ऊपर क्या स्ट्रेस डेवलप होगा,
टॉप में कंप्रेशन, नीचे टेंशन। ओके, सेम इसका भी यही है, सेम। अब क्या हो रहा है, विंटर में क्या हो जाए, ठंडा वेदर है, विंटर बोल रहे हैं कि नाइट में इट ट्राइज टू चिल आउट, राइट, ये ठंडा होने का कोशिश करेगा, तो ठंडा होने से क्या हो जाएगा, इट विल ट्राई टू कंप्रेस, राइट। तो कंप्रेशन के लिए अगेन सी T1 इज क्या बोले थे, एकदम चिल है T2 से, तो जो ज्यादा चिल है, ज्यादा ठंडा है लेयर, वो ज्यादा कंप्रेस करेगा। तो देखो ये वाला ज्यादा कंप्रेस हुआ कंपेयर टू द, इसका ओरिजिनल ये वाला पोजीशन था दोनों टॉप और बॉटम का, ठीक है, तो टॉप का देखो ज्यादा एक मतलब कंप्रेस हो गया, वेरस ये वाला का देखो बॉटम का कम कंप्रेशन हुआ, तो इसकी वजह से ये वाला क्या हो जा रहा है, सैगिंग कंडीशन लाने का कोशिश कर रहा है। तो सैगिंग होने से क्या हो रहा है, आउट टॉप लेयर में आउटर मतलब एक्सटर्नली कंप्रेशन जनरेट होगा, एक्सटर्नली टेंशन जनरेट होगा, बट बिकॉज ऑफ इट्स टेंसाइल, बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट, ये दोनों को ऑपोजिट रिएक्शन देकर रेजिस्ट करेगा। जैसे ऊपर कंप्रेशन है तो इंटीरियर क्या हो जाएगा, इंटरनली टेंशन होगा, नीचे टेंशन है तो इंटरनली कंप्रेशन होगा। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द वार्प अप कंडीशन, क्योंकि देखो ये ऊपर की तरफ स्लैब ऐसे ऊपर की तरफ हो जा रहा है, वार्प अप हो रहा है, ठीक है, क्लियर, मतलब ऊपर की तरफ कर्ल किया है, और ये वाला नीचे की तरफ कर्ल किया है, CURL कर्ल। ओके, इसको इसलिए कर्लिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, वार्पिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। ओके, क्लियर, ये तो यहाँ पर दिया है देखो, नाइट में ऊपर कूलर होता है, ठीक है, तो नीचे ऊपर की एक्सटर्नली देखो कंप्रेशन होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ इज सेल्फ वेट ये क्या हो जा रहा है, टेंशन जनरेट करेगा, ठीक है, इंटरनली टेंशन जनरेट करेगा। वैसे डे में क्या हो रहा है, वार्मर है तो ये ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, तो ये वार्प डाउन कंडीशन में आ रहा है, तो एक्सटर्नली ऊपर टेंशन है तो इंटरनली बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट कंप्रेशन लाने का कोशिश कर रहा है। क्लियर, ओके, now what is the equations, वार्पिंग स्ट्रेस लोडिंग स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग का इक्वेशन क्या था, वेस्टरगार्ड इक्वेशन, ठीक है। नाउ वार्पिंग स्ट्रेस का इक्वेशन क्या है, ब्रैडबरीज इक्वेशन। देखो ब्रैडबरीज क्यों, क्योंकि वहां पे एक कोफिशिएंट है सी बोल के, ठीक है, CX या CY बोल के, दैट इज कॉल्ड द ब्रैडबरीज कोफिशिएंट। ओके, सो वार्पिंग स्ट्रेस इक्वेशन एज पर ब्रैडबरीज एनालिसिस, इसका भी वही है, इंटीरियर एज कॉर्नर, ठीक है, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स में वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या क्या है, तो ये वाला इक्वेशन है। ओके, you can note it down also or leave it like that, I will show you later। okay, जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये इक्वेशन काम में आएगा। ओके, तो देखो ये वाला क्या था, टेम्परेचर है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, राइट, सो यहाँ पे एक टी टर्म आएगा, स्मॉल टी टर्म। ओके, और तुम्हारा क्या आएगा, ये वाला अल्फा आएगा, अल्फा इज नथिंग बट द थर्मल कोएफिशिएंट, ठीक है, तो ये थर्मल कोएफिशिएंट है, दिस इज योर इलास्टिक मॉड्यूलस। हम बोले थे कंक्रीट का कितना होगा इलास्टिक मॉड्यूलस इफ नॉट प्रोवाइडेड, कितने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, 3 into 10 to the power 5। ओके, E equals to 3 into 10 to the power 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड म्यू पोजीशन रेशियो कितना होना चाहिए था, एनीवन याद है किसी को? What should be the value of Poisson's ratio? It should be 0.15. Okay. So 0.15 है, ठीक है। तो T क्या है, T इज द, ये वाला क्या स्ट्रेस है, ये पहले बोलो, ये सब स्ट्रेस हम लोग जो निकाल रहे हैं क्या स्ट्रेस है, वार्पिंग स्ट्रेस है, तो ये वार्पिंग स्ट्रेस एट इंटीरियर, ठीक है, वार्पिंग स्ट्रेस एट एज, वार्पिंग स्ट्रेस एट कॉर्नर, राइट। सो सिंस दीज आर दी वार्पिंग स्ट्रेसेस, मतलब ये है टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है, अब टेम्परेचर स्ट्रेस में एक टेम्परेचर वेरिएशन आना चाहिए, मतलब कि डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस वैल्यू आना चाहिए, इट में मतलब, तो ये वाला T इज नथिंग बट द टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। अब ये वाला T बोलो क्या है, व्हाट इज दिस T, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, वार्पिंग स्ट्रेस किससे हो रहा है, कौन सा टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हो रहा है, डायग्राम देखकर बोलो, कौन सा टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हो रहा है वार्पिंग स्ट्रेस? यहाँ पे किस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है स्लैब में, कंक्रीट ट्रीटमेंट? मैम अपर पोर्शन का,
टॉप पोर्शन का। टॉप एंड बॉटम, राइट, मतलब टॉप और बॉटम के बीच में अगर डिफरेंस है तो ऐसा कंडीशन आ रहा है, ठीक है। सो दिस टी इज व्हाट, दिस टी इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द स्लैब, ठीक है। अल्फा इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट नॉट गिवन, एज्यूम दिस मच 10 to 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ई हम बोले थे क्या है, यंग्स मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ सीमेंट कंक्रीट व्हिच इज 3 into 10⁵ and since these are the stresses, तो इसका यूनिट क्या है, स्ट्रेस इज नथिंग बट द प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट स्ट्रेस का भी वही यूनिट, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस मैम। पोजीशन रेशियो है 0.15, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ए टर्म आ रहा था, अगेन दिस इज व्हाट, रेडियस, कॉन्टैक्ट एरिया का रेडियस है सेंटीमीटर में। एल इज अगेन व्हाट, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो हम लोग कल फॉर्मूलाज किए थे, एल इक्वल्स टू ई एच क्यूब बाय 12k 1 माइनस म्यू स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे तुमको सब पता है, तो सिर्फ ये cy और cx नहीं पता है, ठीक है। दिस इज द न्यू टर्म एंड दिस इज इटसेल्फ इज, इसकी वजह से तुम्हारा ये वाला नाम भी क्या है, ब्रैडबरीज इक्वेशन है। सो ये वाला क्या है, दिस इज कोफिशिएंट, ब्रैडबरीज कोफिशिएंट, ओके। नाउ व्हाट इज दिस x एंड y, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक स्लैब लेंगे, सपोज दिस इज द टॉप व्यू, तुम ऊपर से एक रास्ता देख रहे हो, स्ट्रेच ऑफ द रोड, ठीक है। हम बोले थे रिजिड पेवमेंट क्या होता है, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ बहुत सारा स्लैब जॉइन टुगेदर, देखो एक स्लैब, नेक्स्ट स्लैब, नेक्स्ट स्लैब, ऐसे करके, ठीक है। सो दीज आर द स्लैब्स व्हिच आर जॉइंट, ठीक है। तो एल वाई क्या हो जाएगा, इट मे बी एल एक्स को तुम लेंथ पकड़ सकते हो, लेंथ ऑफ द स्लैब, ठीक है, या इसको एल वाई को भी लेंथ ऑफ द स्लैब कोई भी पकड़ लो। इन दिस एग्जांपल आई कंसीडर इट एज द लेंथ ऑफ द स्लैब, ओके, एंड एल वाई इज द विड्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है। कहीं कहीं पर तुमको क्या देगा, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस जॉइंट, ये क्या है, ये ट्रांसवर्स जॉइंट है ना कि हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, दीज आर योर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, क्यों, तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तुम्हारा गाड़ी इस तरफ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, राइट, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, सो ये क्या है, ट्रांसवर्स जॉइंट। whereas ये वाला जॉइंट क्या है, ये जॉइंट बोलो या ये जॉइंट बोलो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट व्हिच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन, ये पैरेलल है ना इसके डायरेक्शन से, ट्रैफिक डायरेक्शन से ये पैरेलल है ये वाला लाइन, ठीक है। सो ये लॉन्गिट्यूडिनल है, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, और ये वाला ट्रांसवर्स है, मतलब 90 डिग्री में है, सो दिस इज ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम में दे विल गिव यू Lx एज लेंथ, Ly एज विड्थ, ठीक है, या दे विल गिव यू कि स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट एंड स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, मतलब क्या है, ये जो स्पेसिंग मतलब कि एक ट्रांसवर्स जॉइंट को छोड़ के दूसरा ट्रांसवर्स जॉइंट कितना डिस्टेंस के बाद आ रहा है, दैट इज द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। सो Lx इज नथिंग बट द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, सिंस दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, ये है तुम्हारा ट्रांसवर्स जॉइंट, ये भी तुम्हारा ट्रांसवर्स जॉइंट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज व्हाट, दैट इज द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। जब ये वाला दे देगा तो कंसीडर करना है Ly इज द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट एंड Lx इज द स्पेसिंग ऑफ तुम्हारा ट्रांसवर्स जॉइंट। अब ट्रांसवर्स में कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी बोल देता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट, ओके। Now see, now depending upon this Lx Ly, ठीक है, क्या करना है तुमको, Lx Ly निकाल आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा Lx Ly, then what we have to do, we have to divide each of this with L, small l. What is small l? That is the radius of relative stiffness. इसका फॉर्मूला याद है ना, radius of relative stiffness, EH cube, यस। अच्छा ये जो है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। सो Lx by L और Ly by L हमको निकल आएगा, कोई भी वैल्यू आएगा, ठीक है। नाउ यूजिंग दिस चार्ट विच इज इन IRC 58, सी रिजिड फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कौन सा कोड था, दैट इज IRC 37, प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द कोड नेम, IRC 37 इज फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट and IRC 58 is for your rigid pavement, ठीक है। तो IRC 58 में तुम्हारा पेज नंबर 21 में ये वाला चार्ट मिलेगा,
तुम लोग का इतने भी ये सब अलाउ हो जाता है कोड्स, ठीक है, तो तुमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कोड से भी पता चल जाएगा कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है सी एक्स सी वाई का, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू एल एक्स एंड एल। ये एक होता है। अदरवाइज ये चार्ट, ये ग्राफ दे विल गिव यू, प्रोवाइड यू, ओके, तो यहाँ से भी हमको निकल आएगा सी एक्स एंड सी वाई। देखो दोनों चार्ट और ये मतलब दिस चार्ट एंड दिस ग्राफ सेम है, सी एक्स निकालो सी वाई निकालो, यू हैव टू यूज द सेम चार्ट, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब तुम लोग सी एक्स निकालते हो तो हमको यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करना है, एल एक्स बाई एल, ठीक है। इस वाले चार्ट में देखो ये वाला कॉलम है आइदर एल एक्स बाई एल या एल वाई बाई एल, ठीक है, और ये वाला कॉलम है आइदर सी एक्स या सी वाई। तो जब तुमको सी एक्स निकालना पड़ेगा देन यहाँ पे एल एक्स बाई एल का वैल्यू पुट करना है, देखना है कौन सा वैल्यू है, ठीक है। और जब सी वाई निकालोगे तो यहाँ पे एल वाई बाई एल का वैल्यू पुट करके देखना है कि कौन सा करस्पॉन्डिंग सी वाई आएगा। सेम यहाँ पे भी यही है, देखो ये बी बाई एल दिया, मतलब इट में भी एल एक्स बाई एल, जब सी एक्स निकालना है दिस इज अ सी एक्स चार्ट, ठीक है। सपोज तुम्हारा एल एक्स बाई एल इज 5, तो 5 इधर है, अब इसको जाओ ये वाला कर्व जहां पे टच करेगा इसका यहाँ से लेकर आओ करस्पॉन्डिंग, हमको यहाँ पे सपोज 0.7 है, तो 0.7 फॉर एल एक्स बाई एल इक्वल्स टू 5, योर सी एक्स इज इक्वल्स टू 0.7, ठीक है। या अगर तुम्हारा एल वाई बाई एल अगर 10 है तो ऐसे जाओ 10 है, ठीक है, एल वाई बाई एल इज 10, सो योर ये वाला क्या हो जाएगा 1. ये क्या हो जाएगा 1.05 ना, और इन दोनों के बीच में एक वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो एल वाई बाई एल विल बी समवेयर इन बिटवीन दिस। तो ऐसे निकाला, मतलब एक ही चार्ट में तुमको सी एक्स सी वाई दोनों वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे सपोज एल एक्स बाई एल तुम्हारा 2 है तो इसका करस्पॉन्डिंग सी एक्स कितना है 0.041, ठीक है। अगर तुम्हारा एल एक्स बाई एल 10 है, एल वाई बाई एल तुम्हारा 10 है, सपोज यहाँ पे है 10, ठीक है, तो फिर सी एक्स विल बी 1.075, ऐसे करके निकालना है। आई थिंक दिस इज क्लियर। मतलब सेम ये टेबल, एक ही टेबल है, एक ही दिस वन सेम है सबके, दोनों के लिए सी एक्स सी वाई के लिए, ठीक है। सिर्फ ये एल एक्स एल वाई, एल एक्स बाई एल या एल वाई बाई एल चेंज होता रहेगा। सो लेट अस डू वन प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये वाला सब है तुम्हारा फॉर्मूलाज, देखो ये फॉर्मूला है, ये नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है, तुम्हारा वार्पिंग स्ट्रेस का। तो यहाँ पे ई दिया रहेगा, या यू हैव टू एज्यूम अल्फा वेदर प्रोवाइडेड, और यू हैव टू एज्यूम टी विल बी गिवन, टी इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम सरफेस, ठीक है, बॉटम लेयर और टॉप लेयर का डिफरेंस टेम्परेचर, डिफरेंस क्या है। म्यू हम बोले थे पोर्शन रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट विच इज 0.15, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे नया टर्म, ए इज कॉन्टैक्ट रेडियस, एल इज रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, इसका जो फॉर्मूला है वही है। और तुम्हारा बचा क्या, सी एक्स और सी वाई, सी एक्स सी वाई के लिए हमको एल एक्स बाई एल और सी वाई के लिए एल वाई बाई एल। सो देखो इंटीरियर का ये एक ही फॉर्मूला है, एच का 2 होगा, दोनों में से जो मैक्सिमम वी हैव टू टेक दैट वैल्यू, ओके। और कॉर्नर का भी एक ही है, क्लियर है ये वाला। लेट अस डू द प्रॉब्लम, ओके। सपोज दिस इज द प्रॉब्लम, क्या दिया देखो, सी डिटरमाइन द वार्पिंग स्ट्रेस एट इंटीरियर एज एंड कॉर्नर रीजन, बोली दिया 3 ठो निकालना, ठीक है। इन अ 25 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, मतलब ये क्या रिजिड पेवमेंट है, वार्पिंग स्ट्रेस मतलब ये रिजिड पेवमेंट ही है, ठीक है। और तुम्हारा थिकनेस एच कितना बोला है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ transverse joint at 11 meter interval, this is nothing but the spacing of transverse joint, okay। तो हम बोले थे स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट इज व्हाट, एल एक्स है या एल वाई, एज पर द डायग्राम, एज पर दिस डायग्राम ट्रांसवर्स जॉइंट का स्पेसिंग 11 मीटर दिया है, तो वो एल एक्स है ना कि एल वाई है, एल वाई। कैसे, ट्रांसवर्स जॉइंट बोले थे हम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स जॉइंट कौन सा है, ये है, ये 1 वाला जॉइंट है ना कि ये 2 वाला जॉइंट है, बोलो मैम 2 वाला, 2 वाला जॉइंट है। तो 2 वाला जॉइंट का मतलब ये 2 है, ये भी 2 है, इनका स्पेसिंग दिया है कितना 11 मीटर, मतलब क्या दिया है, इन दोनों के बीच का गैप दिया है कितना 11 मीटर, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज
LX, LX। राइट? सो 11 मीटर, ठीक है, क्लियर है ये वाला? हाँ मैम। अब देखो दूसरा क्या दिया है, और दूसरा क्या दिया है, एंड द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स एट कितना इंटरवल, 3.6 मीटर इंटरवल, मतलब कि एक एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के बीच का इंटरवल गैप कितना है, मतलब गैप कितना है, 3.6 मीटर है। दैट मीन्स 36। ये है, सी, ये एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ठीक है? तो इनके बीच का स्पेसिंग बोला है, कितना बोला है, 3.6। 3.6 मतलब क्या है, 3.6 मतलब क्या है, ये एक लेन विड्थ की तरह, 3.5 होता है एक एक लेन विड्थ, राइट? तो यहाँ पे 3.6 दिया है, दिस इज योर Ly, ओके? सो 3.6 इज द Ly, ओके? सो क्या क्या दिया है देखते हैं, द मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K दिया है, K, मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K इज व्हाट, 6.9 kg per centimeter cube, ओके? Assume temperature differential for day condition to be 0.6, ये बोला, देखो क्या बोला गया है, ओके? प्लीज सी, assume temperature differential, ठीक है, for day condition to be कितना है, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्लैब थिकनेस, मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर का स्लैब है तो 1 सेंटीमीटर थिक स्लैब है तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या है, ये वार्पिंग स्ट्रेस है, तो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम लेयर्स, ठीक है? तो टॉप और बॉटम लेयर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, किस रेट में दिया है, रेट में दिया है कि 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर, ठीक है? मतलब कि तुम्हारा अगर तुम्हारा ये स्लैब थिकनेस ऐसा है, सपोज दिस इज द स्लैब थिकनेस, ठीक है, मतलब ऐसा गया है एक स्लैब, ये एक स्लैब थिकनेस है, हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है? तो बोला गया है कि टोटल एच कितना है, पहले ये बोलो, व्हाट इज दिस एच, टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब कितना है, स्लैब का थिकनेस कितना है, देखो 25 सेंटीमीटर दिया कि नहीं दिया है, देखो 25 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट पेवमेंट बोला है, तो ये टोटल थिकनेस इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर, राइट? ठीक है? अब बोला गया है कि तुम्हारा 1 सेंटीमीटर स्लैब के लिए टॉप और बॉटम, ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर स्लैब थिकनेस होता, ठीक है, सो तुम्हारा टॉप और बॉटम लेयर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 0.6 है, लेकिन हम लोग का क्या 1 सेंटीमीटर स्लैब है, हम लोग का टोटल स्लैब थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 25 है, तो हमको 25 का ही डिफरेंस निकालना है, ठीक है? तो बोला गया है 1 सेंटीमीटर स्लैब का है 0.6, तो 25 सेंटीमीटर का टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम कितना है वो निकालो, दैट विल गिव यू द टी वैल्यू, व्हाट इज दैट, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का तुम्हारा अगर 0.6 है, ठीक है, सो 25 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो निकालो, क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मतलब हाँ 0.6 इंटू 25 करना है, राइट? यस मैम। तो दैट विल गिव यू व्हाट, दैट इज योर स्मॉल टी वैल्यू, मतलब जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे एक टी टर्म था, तो दिस इज द टी वैल्यू, दिस इज नॉट द टी, अगर टी का वैल्यू तुम ये पुट कर दोगे तो गलत आंसर आएगा, ठीक है? यूनिट देख लेना, अच्छा मैम। ओके? अगर ये पर सेंटीमीटर बोला है तो हमको मल्टीप्लाई करना है स्लैब थिकनेस से, अगर सिर्फ बोला है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम लेयर इज इतना, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बोल ही दिया पर सेंटीमीटर स्लैब का इतना है, तो हम लोग का लेकिन 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं है, हम लोग का 25 है, तो 25 का डिफरेंस क्या होगा, दैट इज टी, ओके? दैट इज मल्टीप्लाई कर देना है, ओके? सो तुमको टी भी निकल आया, ओके? और क्या क्या दिया है, एज्यूम द रेडियस ऑफ लोडेड एरिया एज 15 सेंटीमीटर, दिस इज योर स्मॉल ए, ओके? फॉर कंप्यूटिंग वर्किंग स्ट्रेस एट द कॉर्नर, नाउ एडिशनल डाटा ये सब एज्यूम करना था हम लोग को, राइट? अगर नहीं दिया था तो हमको एज्यूम करना था, व्हाट आर दैट, E इक्वल्स टू 3 into 10⁵, दैट इज द इलास्टिक मॉड्यूलस, अल्फा इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ठीक है?
सो 10 into 10⁻6 ये भी एज्यूम करना है न्यू पोजीशन रेशियो ऑफ कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट विच इज 0.15 ठीक है। तो ये वाला सब ले लो, लिख लो, डाटा लिख लो क्या क्या है। यस मैम। H is 25 ठीक है, LX is 11, LY is 3.6 ठीक है, ये K है, K is 6.9 और ये T क्या हो जाएगा, T will be 0.6 into 25 ओके एंड दिस इज योर स्मॉल a और ये सब E अल्फा म्यू दिया गया है ठीक है। तो फर्स्ट वर्क इज टू कैलकुलेट L रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालो, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस देखो H है तुम्हारा क्या 25, LS दिया है, LY गिवन एंड दीज आर एज्यूम डाटास। तो टेम्परेचर डिफरेंशियल कितना है, ये बोला है 0.6 पर सेंटीमीटर स्लैब। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड द बॉटम लेयर ऑफ द स्लैब कितना है 0.6 into 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टी का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है ओके। तो देखो इसका यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर है ये, तो मल्टीप्लाई कर दो। सो टी इक्वल्स टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। नाउ योर फर्स्ट वर्क इज टू डिटरमाइन रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ये वाला फॉर्मूला है देखो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का, यहाँ पे पुट कर दो। ये जो फॉर्मूला है इसमें L का वैल्यू पुट कर दो। E is 3 into 10 to the power 5, H is 25 centimeter, K is 6.9, mu is 0.15. So what is L? L का वैल्यू कितना आ रहा है हुआ? मैं कर मैम 87.23। 87.23 सेंटीमीटर ओके। अब तुमको स्मॉल एल निकल आया है, यू नो एल एक्स यू नो एल वाई, सो एल एक्स बाई एल वाई बाई एल देखो इतना आना चाहिए ठीक है। सो 12.61 और ये है 4.13 ठीक है। अब देखो एल एक्स बाई एल निकल आया है तो इसका हमको करस्पॉन्डिंग सी एस चाहिए राइट। तो सी एक्स के लिए हम कहाँ से लेंगे, आइदर दिस चार्ट ये ग्राफ या ये वाला टेबल ठीक है। तो एल एक्स बाई एल कितना आ रहा था, एल एक्स बाई एल आ रहा था तुम्हारा 12.61 ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे सिंपल 12.61 कहाँ पे आएगा देखो, यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे 12 तक ही है तो वी विल फॉलो द ग्राफ ओके। तो 12.61 समवेयर यहाँ पे आएगा ठीक है। तो 12.61 का करस्पॉन्डिंग कितना होगा तुम्हारा, तो देखो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.05 ऐसा कुछ ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने ये कैलकुलेट करके देख लेना। देखो कैसे, यहाँ पे एल एक्स बाई एल का वैल्यू पुट कर दो, तो इसको तुम स्केल से डिवाइड करके 12.61 लेकर आओ, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यहाँ से ड्रॉ करते करते ये चार्ट एक ग्राफ या ये वाला कर्व को जहाँ पे टच करेगा उसका करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस निकालो ठीक है। तो ये इट विल बी समवेयर हियर। तो उस हिसाब से हम लोग का वैल्यू आ रहा है कितना 1.03 ओके। और तुम्हारा एल वाई बाई एल इज 4.13, तो ये वाला हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं ग्राफ टेबल से भी, क्योंकि ये बिलो 12 है। तो 4.13 मतलब इन दोनों के बीच का है, तो इसको इंटरपोलेट करके भी निकाल सकते हो। 4.13 को यहाँ पे होगा तो इट विल बी समवेयर इन मिडल ठीक है। या यहाँ से भी निकाल सकते हो एल एक्स बाई एल वाई बाई एल तुम्हारा 4.13 समवेयर यहाँ पे है, तो इसको अगर जाओगे टच करोगे यहाँ पे तो समवेयर यहाँ पे आएगा ठीक है। 4.13 का कुछ यहाँ पे आएगा। तो उस हिसाब से हम लोग का आ रहा है कितना, हम लोग का आ रहा है वो 0.53 आ रहा है ओके। देखो ये यहीं पर ही जाएगा समवेयर यहाँ पे आएगा देखो ठीक है। तो 0.53 या 0.5 ऐसा कुछ आएगा ठीक है। ये वाला हम दिखा दिए, तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना।
तो सी एक्स यू नो, सी वाई यू नो, ओके। और क्या चाहिए हमको? सिंपल वही सी एक्स सी वाई तो चाहिए था, बाकी तो सब आ जाएगा। सो इंटीरियर का ये है फॉर्मूला, ई अल्फा टी बाई टू, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ई का वैल्यू 3 इंटू 10⁵, अल्फा 10 इंटू 10⁻6, टी हम लोगों ने निकाल लिया कितना है, 15 है। टॉप और बॉटम के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सी एक्स निकाल आया 1.03, सी वाई 0.5, न्यू हम लोग एज्यूम किए थे 0.15। तो पुट कर दो, सिंपल। जो भी यूनिट इज स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एज का देखो, एज का क्या है, एक सी एक्स ई अल्फा टी बाई टू और एक है सी वाई ई अल्फा टी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे Yes. सी एक्स, तुमको इतना कुछ देखने का जरूरत भी नहीं है, इतना कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। देखो ई अल्फा टी बाई टू, ई अल्फा टी बाई टू दोनों सेम है, सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, सी एक्स या सी वाई। तो हमको देखना था कौन सा मैक्सिमम होगा। तो ऑब्वियसली जो सी एक्स या सी वाई में से जो मैक्सिमम होगा वो उसका टोटल वैल्यू विल बी मैक्सिमम, ठीक Yes, है। ma'am. तो ऑब्वियसली देखो सी एक्स है 1.03, सी वाई है 0.53, तो ये वाला ही मैक्सिमम आएगा। देखो ये वाला ही मैक्सिमम आ रहा है, राइट। सो ये वाला, तो इतना दो दो बार करने का जरूरत नहीं है, सिंपली देखो सी एक्स या सी वाई में जो मैक्सिमम है वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। कॉर्नर का है, देखो ए, यहाँ पे ए और एल एक्स्ट्रा आ रहा है। सो ए इज व्हाट, कॉन्टैक्ट रेडियस, जो कि यहाँ पे दिया गया है, सी कॉन्टैक्ट रेडियस, ना लोडेड रेडियस ऑफ लोडेड एरिया इज 15 सेंटीमीटर, तो वही किया है। एंड एल वी हैव कैलकुलेटेड एज 87.2, देखो एल इज 87.2, तो यहाँ पे पुट कर दो, ओके। सो 7.32, क्लियर। Yes, ma'am. So in this way you have to solve the problems, okay। देखो लेकिन प्रॉब्लम में क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा फॉर्मूला इसको याद रखना है, ओके। यही है प्रॉब्लम थोड़ा, ओके। सो दिस मच फॉर टुडे, वी विल discuss another stress in the next class, okay। that is your frictional stress, Okay, ma'am. okay। thank you। मैम ये सब जमा करना नहीं होगा तो no need to submit, सबमिट? no need to submit, Okay. just practice, हम चाहते प्रैक्टिस करो, Yes. ओके देन, थैंक यू। क्लास है तुम लोग का क्या दूसरा? हाँ 11 से इसके सर। ओके ओके। थैंक यू।